हे माय लवलीज़ पाठाज, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मैं स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे न्यू आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग को मेरी स्टोरी लाइन उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना भी मत भूलिएगा। जैसा भी लगे आप लोग को मुझे ज़रूर बताइएगा। देन चलिए, लोटस प्रिंस का सोलमेट वाला जो था उसका सीज़न 2 है ये, हमें स्टार्ट करते हैं। जहाँ लास्ट पार्ट में हमने देखा कि वांग जी विंग से कहता है अपनी एवरीडे मीन्स एवरीडे को कंप्लीट करते हुए, तुम्हें पता है ना कि तुम स्पिरिट वर्ल्ड से बिलोंग करते हो विंग, और तुम्हारी वजह से क्या सब कुछ हो गया था। तो विंग कहता है हाँ, मैं कैसे भूल सकता हूँ कि मेरी वजह से, मेरे ईगो और घमंड की वजह से ये सब कुछ हो गया। वांग जी मुझे माफ़ कर दो, और अब हम जब फाइनली मिल गए हैं तो अब हम कभी जुदा नहीं होंगे। तो वांग जी कहता है हाँ, हम अब कभी जुदा नहीं होंगे, हम हमेशा साथ रहेंगे। और इतना बोलकर वांग जी विंग से वापस से प्यार करने लगता है। उसके बालों को खोलते हुए उसकी पूरी बॉडी के ऊपर उसके हाथ चल रहे थे, और वांग जी धीरे धीरे करके विंग को अपने आगोश में सिमटते हुए, उसके लिप्स को कैप्चर करते हुए, अपनी टंग को उसके माउथ के इनसाइड करते हुए, पूरे माउथ को एक्सप्लोर करते हुए उसके साथ वो अपने एवरीडे मीन्स एवरीडे कार्यक्रम को कंप्लीट करने में लगा हुआ था। जब फर्स्ट राउंड कंप्लीट होता है, वांग जी विंग के फोरहेड पे किस करते हुए कहता है थैंक यू मेरी लाइफ में वापस आने के लिए। विंग इतना सन्ना हुआ था कि वो बहुत हैप्पी हो जाता है, और वो अपनी आंखें बंद करते हुए कहता है मैं थक गया हूँ, मैं सो जाऊँ। वांग जी कहता है और इतना बोल करके और वो दोनों अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। वांग जी कहता है अब आगे की ज़िंदगी जो हमें इंसान के तौर पे मिला है, हम इस मानव रूपी शरीर के साथ अच्छे से रहेंगे और वापस से अपने अपने रेलम लौट जाएंगे। विंग विंग कहता है मुझे तुम्हारे साथ जाना है वांग जी। वांग जी कहता है मैं वहाँ आ जाऊँगा, तुम चिंता मत करना, ठीक है ना, और फिर मैं तुम्हें वहाँ से ले आऊँगा। और इतना बोल कर वांग जी वहाँ पे अपनी आंखें बंद कर देता है। विंग वो जैसे ही अपनी आंखें बंद करता है, अपने पास लाइफ के बारे में सोच रहा होता है। एक दिन स्पिरिट रेलम में इसी तरीके से विंग अपने रेलम में खेल रहा होता है। स्पिरिट रेलम जहाँ पे तरह तरह के लोग रहा करते थे, और विंग वहाँ का किंग था। वो एक लोटस रेलम ही था जहाँ पे हर तरफ लोटस के डिज़ाइन बने हुए थे। जैसे सन रेलम होता है वैसे ही फोनिक्स रेलम होता है, वैसे ही स्पिरिट रेलम होता है। विंग वहाँ का किंग का बेटा था, और अगला किंग वो बनने वाला था। एक दिन वो पानी में आकर के खेलने के लिए अपने सभी दोस्तों के साथ में उतरा हुआ था, और वो पानी में खड़ा होकर के खेल रहा था। अचानक से उस पानी के ऊपर एक छोटा सा तैरता हुआ गुलाब नजर आया, कमल नजर आया, और उस कमल को देखकर विंग बोला ये क्या है। तभी सभी लोग उस तरफ बढ़े, पर विंग किसी को दिखाना नहीं चाहता था, इसलिए उस कमल को वो अपने दोनों हाथों से उठाने की कोशिश करता है, पर कमल बहुत ज़्यादा भारी था। विंग कहता है ये इतना ज़्यादा भारी क्यों है कि मुझसे खुल नहीं रहा है। तो सभी दोस्त उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं राजकुमार राजकुमार आप इसे नहीं खोल सकते। तो विंग कहता है एक दिन जब जरूर आएगा जब मैं इसे खोलूँगा। और इतना बोल करके और वो अपने इच्छा शक्ति के पावर से उस कमल को अपने सट के अंदर करता है। देन फिर वो नहाना स्टार्ट करता है। उसके बाद वो जब नहा रहा होता है, उस कमल के अंदर बैठा हुआ शख्स हिल डुल रहा होता है, और उसे अजीब सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा होता है, लेकिन वो अपनी आंखें नहीं खोलता है। वहीं दूसरी तरफ विंग नहा वहा करके जब बाहर आता है अपने कपड़े वगैरह को चेंज करते हुए, तो वो उस कमल को उठा के नीचे रख देता है। कपड़े बदल करके अपने दोस्तों के साथ घूमते हुए वापस से अपने पैलेस आता है। पैलेस आने के बाद वो उस कमल को एक बड़े से बकेट के अंदर डाल देता है, और कहता है तुम इसी में रहना, ये पानी बहुत ज़्यादा पवित्र है, कभी खराब नहीं होगा। अभी तो तुम पंखु बन के बैठे हो, एक दिन जब
तुम खिलोगे तो बहुत खूबसूरत लगोगे। और वो कमल से बातें कर रहा होता है। वो एक वाइट लोटस था। विंग उसके बाद अच्छे से रेडी हो जाता है। विंग का ड्रेस ब्लैक कलर का था। उसके पीछे एक ब्लैक लॉन्ग हाम्पू था जो कि हवा में लहराता था। उसने अपने बाल बनाए और उसके बाद वो पैलेस की ओर निकल गया। वहाँ आने के बाद अपने जो वहाँ के किंग थे उससे वो ग्रीट करता है और उसके बाद वो अपने जगह पे आके बैठ जाता है। उसके बाद वहाँ पे डेमन बॉल से डेमन्स किंग आते हैं जो विंग को देख करके उस पे मोहित हो गया था। इस वक्त तक विंग ने डेमन किंग को देखा हुआ था क्योंकि डेमन किंग बिना नकाब के आया हुआ था। जब डेमन किंग की आंखें जो कि एक रेड थी और एक ब्लू वो विंग के ऊपर पड़ती है, उसका ऑरा शानदार और प्योर था। डेमन किंग सोचता है अगर वो उससे शादी कर लेगा तो उसके पास एक प्योर सोल होगा जिससे उसकी पावर बढ़ेगी और इसकी बॉडी के साथ अगर वो छेड़छाड़ करेगा तो उसके पास उसका वारिस भी होगा और वो किसी और से शादी नहीं करेगा। ये सोच करके वो स्माइल करते हुए वहाँ बैठ जाता है। स्पिरिट वर्ल्ड एक ऐसा वर्ल्ड था जहाँ पे तरह तरह के स्पिरिट्स रहा करते थे और अपने अपने कर्मों के हिसाब से दोबारा वो पैदा होते थे। उन्हीं में से विंग एक था जिसके पास लेखा जोखा का पूरा काम था। विंग भी वो अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करता था क्योंकि एक राजा बनने के लिए राजा का पूरा गुण होना चाहिए और न्याय प्रिय होना चाहिए। इसीलिए उसके पिताजी उसे अच्छे से ट्रेन कर रहे होते हैं। वहाँ पे सभी लोग बैठे हुए थे। हर रेलम से शख्स आया हुआ था। फोनिक्स रेलम, फॉक्स रेलम, स्नैक रेलम, सन रेलम, हर जगह से। और जो विंग था वो बहुत ज़्यादा उत्साहित था। सन रेलम के सन गॉड जो थे वो आए हुए थे पर विंग ने वॉरियर गॉड के बारे में बहुत कुछ सुना था और वॉरियर गॉड कोई और नहीं बल्कि हमारे वांग जी ही थे। और वो दिली इच्छा रखता था, दिली ख्वाहिश रखता था कि वो एक बार वॉरियर गॉड से मिले, किसी भी तरीके से वो मिले। पर उसे कहाँ पता था कि उसकी डेस्टिनी बदल जाएगी और उसकी मृत्यु हो जाएगी और उसकी सोल लोटस रेलम में पैदा होगी और फिर वो वांग से शादी करने के वक्त ही मारा जाएगा। इतना सुनना हुआ ही था कि छोड़ो, ये हम बीच की बात बता रहे हैं। तो वो अपने विचारों में खोया हुआ वॉरियर गॉड के बारे में सोच रहा होता है कि काश कभी भी जैसे सारे स्पिरिट वर्ल्ड के लोगों की सभा बुलाई जाती है तो उसमें वो भी आए। पर ऐसा कोई सभा नहीं थी जिसमें मेन गॉड को छोड़ के, मेन स्पिरिट को छोड़ के किसी और को बुलाया जाए। जो जहाँ था उसको वहीं पे रहना था, अलग से कहीं पे किसी को जाने की इजाज़त नहीं थी। ये सोचकर विंग थोड़ा सा मायूस हो जाता है और वो अपने आप को ही समझाते हुए कहता है कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है तो तुम कभी ना कभी उनसे मिल लोगे। जब सभा में सारे लोग अपनी अपनी बात रख रहे थे, सभी पक्षों का निदान किया जा रहा था, कैसे कहाँ पे क्या विकसित करना है, कैसे लोगों को संभालना है। वो सब हो जाने के बाद सभी लोग डेमन किंग से कहते हैं कि आप अपने लोगों को भेजना बंद करें हर रेला में। तो डेमन किंग ढीठ था। वो कहता है अगर हमने भेज दिया तो हमारे लोग जिंदा कैसे रहेंगे। आपको ही पता है कि हमारे लोग तो दूसरे की शक्तियों पर ही आश्रित होते हैं और अगर नहीं जाएंगे तो वो जिंदा नहीं रह सकते। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जिन लोगों का कर्मों का हिसाब थोड़ा ज़्यादा है, बुरे कर्मों का, ये लोग उन्हीं को प्रहार करें और उन्हें मारे। और रहा बात सन रेलम का, तो ये उनसे ना हो पाएगा क्योंकि ये लोग हमारे कट्टर विरोधी हैं और इनसे तो हमारी दुश्मनी चलती ही रहेगी जन्म जन्मांतर तक। ये बोल करके और वो वापस बैठ जाता है। वहाँ पे इससे पहले जंग छिड़े, विंग सबको चुप कराते हुए कहता यहाँ पे हर कोई आकर अपनी बात रख सकता है क्योंकि यहाँ पे हर किसी की समस्या का समाधान होता है। ये बोलकर वो सबको जैसे तैसे करके शांत कराता है। सबके चले जाने के बाद डेमन किंग अभी भी स्टिल वहाँ पे बैठा हुआ था। उसके पिताजी उसे कहते हैं कि आपके पास कोई और समस्या है। डेमन किंग विंग को देखते हुए कहता है हाँ,
और उसके सामने आते हुए ग्रीट करते हुए कहता है, आप सभी स्पिरिट के बॉडी को, सोल को, सबको संभाल कर रखते हैं ताकि उन्हें अगले जन्म में भेज सके, पर मैं चाहता हूँ कि स्पिरिट वर्ल्ड के जो राजकुमार है उसे मैं अपने हस्बैंड के रूप में स्वीकार करूँ। इतना सुनना हुआ ही था कि विंग उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी और वो कहता है, क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हें पता है तुम कौन हो? तुम डेमन किंग हो। अपने आप को देखा है एक ब्लू, एक लाल आंखें वाले के साथ में यहाँ पे खड़े हो और कितने बदसूरत और भद्दे दिखते हो। तुम्हें किसने अधिकार दिया है कि तुम स्पिरिट वर्ल्ड के राजकुमार से शादी कर सको? हाँ, यहाँ पे मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ और तुम्हें जान से मार सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारी पावर्स काम नहीं करेंगी, तुम्हें पता है ना। और ये बात डेमंस के किंग को अच्छे से पता थी कि स्पिरिट वर्ल्ड में उसकी सोल उसके हाथ में नहीं है। अगर उसकी बॉडी से उसकी सोल निकल गई तो वो एक ऐसा बॉडी बच जाएगा जो कि थोड़ी देर में राख हो जाएगा और हवा में बैनिश हो जाएगा। इसलिए वो अपने आप को बस गुस्से को शांत करते हुए कहता है, राजकुमार भाई, हम में क्या खराबी है? मैं भी अलग रलम की तरह किंग हूँ, मेरे में भी थोड़े अच्छाई और थोड़े बुराई अवगुण हैं, पर मैं अपने हस्बैंड के साथ थोड़ी बुरा करूँगा। इतना सुनना हुआ ही था तो विंग कहता है, तो क्या मैं लोगों को मौका दूँ ये कहने के लिए, ताने मारने के लिए कि देखो देखो देखो, खुद स्पिरिट वर्ल्ड का राजकुमार जो कि हर चीज़ का लेखा जोखा रखता है, वो एक ऐसे पद पे है जहाँ पे दुनिया भर के स्पिरिट का ज्ञान है उसे, वो एक डेमन किंग से शादी करके उसके साथ एक नरक में रहता है, ऐसे अभ्यासी में जहाँ पे मुझे घिन आती है बोलते हुए। और इतना बोल करके विंग अपने लॉन्ग हार्मफू को उड़ाते हुए वहाँ से चला जाता है और वो लॉन्ग हार्मफू जो था वो डेमन किंग के मुंह के ऊपर से गुजर के चला गया था। विंग के पिताजी वी को समझाना चाहते थे कि ऐसे बातें नहीं करते हैं, पर वे वहाँ से जा चुका था और बात हाथ से निकल चुकी थी। हालांकि डेमन किंग यहाँ पे मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसने वे की बातों को दिल पे लिया था और उसने सोच लिया था कि इस रेलम में ना सही किसी और जगह तुम ज़रूर मिलोगे मुझे। मैं भी अमर हूँ, तुम भी अमर हो, तुम भी नहीं मर सकते, मैं भी नहीं मर सकता, कहीं ना कहीं तो तुम मुझे मिलोगे ना, फिर इसका बदला मैं ज़रूर लूँगा। और ये सोचकर वो वहाँ से ग्रीट करता हुआ उसके फादर को चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ विंग गुस्से के मारे आकर के और वहाँ पे बैठ जाता है और उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा था। वो सारी बातें उस कमल से, उस वाइट लोटस को वो कह के सुना रहा होता है और वो कहता है कि काश मैं भी तुम्हारी तरह ये एक वाइट लोटस होता तो कितना अच्छा होता ना, और मैं यहाँ नहीं कहीं और होता तो शायद पानी में ही रहता और अपनी पूरी लाइफ वहीं बिता देता, फिर मेरे चाहने वाले कोई नहीं होते और कोई भी मुझे अपना बनाने के लिए इस तरीके से मेरे साथ गंदा भद्दा मजाक तो नहीं करता। पर विंग को नहीं पता था कि वो एक स्पिरिट गॉड है और वो जो बोलेगा वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। कहीं ना कहीं उसने अपने आप को लोटस के रूप में मैनिफेस्ट कर लिया था, इसलिए तो उसका जन्म लोटस रेलम में लोटस प्रिंस के रूप में हुआ था। वहीं दूसरी तरफ उस कमल के अंदर बैठा हुआ वॉरियर गॉड वांगजी वो सारी बातें सुन रहा था, पर उसे इस बात की कोई भी एहसास नहीं थी। विंग अपना काम करना स्टार्ट कर देता है और तभी उसकी माता श्री वहाँ आते हुए कहती है, विंग ये आपने अच्छा नहीं किया। विंग कहता है, पर मैंने क्या किया माँ? उसकी माँ विंग को बिठाते हुए कहती है, हर किसी के अंदर दिली इच्छा होती है और वो इस इच्छा को मैनिफेस्ट करना जानता है। कहीं ना कहीं आपने जाने अनजाने डेमन किंग को अपना दुश्मन बना लिया। आपको पता है ना कि वो अबेसी के किंग हैं, आपको पता है ना कि वो पूरी दुनिया को हरा सकता है सिवाय स्पिरिट रेलम के। हाँ, क्योंकि यहाँ पे सबकी स्पिरिट का हिसाब है और हर किसी की स्पिरिट यहाँ पे बंद है, इवन आपकी और हमारी भी। विंग कहता है, माँ मैं ये बात जानता हूँ। तो उसकी माँ कहती है, फिर आपने कैसे उनके साथ लड़ाई की, बताइए हमें। आपने ऐसा क्यों किया विंग? विंग कहता है, बट माँ वो हमसे शादी कैसे कर सकते हैं, मुझे उनसे शादी नहीं करना, मुझे उस अभ्यसी की यातना भोगने नहीं जानी है जहाँ पे लोग इंसानों को पकड़ के खाते हैं, मुझे वहाँ नहीं जाना, मुझे धरती लोक पे भी नहीं जाना, मुझे पृथ्वी पे भी पैदा नहीं होना माँ।
विंग जो कुछ भी बोल रहा था उसे पता ही नहीं था कि वो इन फ्यूचर इन सभी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहा है। उसकी माँ उसको चुप कराते हुए कहती है, बस कीजिए आप, बहुत हो गया। आपको पता है ना आप स्पिरिट बॉडी में हैं, आप जो बोलेंगे आपके साथ वही होगा, इसलिए अच्छा और शुभ बोलिए। तो विंग कहता है अगर ऐसा है तो फिर मैं ये चाहता हूँ कि इसके अंदर जो कोई भी है वो मेरा सोलमेट बन जाए। और इतना बोल करके और वो उस वाइट लोटस को देख रहा था। उसकी माँ कहती है इसके अंदर कौन है? विंग कहता है मुझे नहीं पता, पर इसके अंदर कोई तो है। फिर उसकी माँ उसे कहती है क्या पता इसके अंदर अगर कोई अजीब से जानवर हुए तो, अजीब सा चीज़ हुआ तो। विंग कहता है माँ कनेक्शन नाम का भी कोई चीज़ होता है, मुझे इसके साथ पॉजिटिविटी फील होती है, अच्छा लगता है और मैं यहीं रहना चाहता हूँ इसके पास। ये बोल करके वो वहाँ से चला जाता है। विंग एज यूजुअली अपना काम करता, सभी चीज़ें करता और घर आकर अपने कक्ष में आकर उस वाइट लोटस से बातें करता। वो वाइट लोटस धीरे धीरे करके अब बड़ा हो रहा था और एक दिन ऐसा आ गया था जब वो वाइट लोटस अपने आप ही खिलना स्टार्ट हो गया था। विंग जो कि आधी रात को सो रहा था, जैसे उसके कमरे में रोशनी वो देखता है, अपनी आईज ओपन करने के साथ ही वो देखता है कि वाइट लोटस ओपन हो गया है। हर तरफ प्रकाश पूरा भरा हुआ है, कमरे में येलो लाइट पूरी भरी हुई है और उसके अंदर एक शख्स बैठा हुआ है जिसने वाइट कलर के पूरे हार्मफुल पहने हुए हैं। उसके ऊपर येलो कलर का पूरा डिज़ाइन पैटर्न बना हुआ है और माथे पे सन का सिंबल है, फोरहेड रिबन है, बाल हवा में लहरा रहे हैं और वो शख्स मेडिटेशन की मुद्रा में बैठा हुआ है। विंग को समझते देर न लगी कि ये जो कोई भी है वो बिहेव के द्वारा वाइट लोटस के अंदर पैदा हुआ है, क्योंकि ये एक तरह से जन्म देने का प्रोसेस है। अपने आप को बिना किसी के गर्भ में डाले हम पैदा हो सकते हैं और उसके अंदर भी यही प्रोसेस चल रहा था और वो अब एक पूरा वयस्क इंसान बन चुका था और वो कहीं न कहीं सन सन रेलम से बिलोंग कर रहा था, जो बिहेव के दौरान यहाँ आ चुका था। विंग उसके पास बैठ जाता है क्योंकि उसने एक बहुत छोटा सा ही पॉन्ड अपने कक्ष में बनवाया था और उसके अंदर उस लोटस को डाल दिया था। वो पूरा लोटस उस पॉन्ड को घेरे हुए था। विंग उस सीढ़ी पे बैठा हुआ उस शख्स को देख रहा था और उसके नोज को टच करते हुए कहता है आपको पता है आप बहुत खूबसूरत है, मेरा तो दिल आप पे आ गया और आप हमारे सोलमेट बन गए। ये बोलकर विंग अपने हाथों को ना ऊपर करता है जहाँ से उसके हाथ से एक स्पिरिचुअल धागा जो होता है वो उस शख्स के हाथ में जा रहा था, जहाँ से येलो धागा निकल रहा था और फिर वो उससे कनेक्ट हो रहा था। विंग मुस्कुराते हुए कहता है हमें आपका उस दिन का इंतज़ार रहेगा जिस दिन आप आईज ओपन करेंगे और हमें देखेंगे, फिर हम आपको बताएंगे कि हम आपको दिल दिल में अपना सब कुछ मान बैठे हैं। और इतना बोलकर विंग वांगजी को देख रहा होता है। वांगजी उसकी सारी बातें सुन पा रहा था सिवाय अपनी आंखें खोलने के। उसकी बातों को सुनकर धीरे धीरे जब वो अपनी आईज ओपन करता है, सामने बैठे हुए शख्स को देखकर वांगजी वो भी अचंभित था और वो उसे देखते हुए कहता है कौन हो तुम? विंग अपना हाथ दिखाता है जहाँ पे उन दोनों की सिराएं बंध रही थी और वो कह देता है हम सोलमेट्स हैं, वाइट लोटस। तो वांगजी कहता है मैं वाइट लोटस और इस जन्म में अभी वो बिहार में बैठा हुआ था, इसी वजह से ना ही उसके माता पिता थे जो उसका नामकरण करते, ना ही कोई था, इसलिए विंग ने उसका नामकरण वाइट लोटस प्रिंस कर दिया। फिर वो कहता है आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको तो लोटस रेलम में होना चाहिए ना, फिर आप ऐसे यहाँ कहाँ आ गए? तो विंग की बात सुनकर वो कहता है हमें नहीं पता हम यहाँ कैसे आ गए, हम बस आ गए। और इतना सोच कर वो दिमाग में जोर डाल रहा था, पर पास्ट लाइफ थोड़ी किसी को याद रहती है, भले ही गॉड क्यों ना हो। अगर जिस्म बदल जाता है तो आपको फिर उतनी साधना करनी पड़ेगी, तब जाकर आपको पास्ट लाइफ की चीज़ें याद आती है। तो वांगजी तो वैसे भी सन रेलम में बिहार में बैठा हुआ था, जिस वजह से उसकी जो स्पिरिट बॉडी थी वो वहीं पे थी और उसकी सोल का दोबारा से रूपांतरण होकर के वो स्पिरिट वर्ल्ड में आ गया था। और पहली बार था जब वांगजी और विंग के बीच कनेक्शन बन रहा था। विंग बहुत खुश था और कहता है तो हम सोलमेट्स हुए।
तो हम साथ रहेंगे, है ना? अब उसके पास कोई जगह नहीं था, कोई ठौर ठिकाना नहीं था, कुछ नहीं था, इसलिए वो हाँ कर देता है। फिर वो अपना हाथ बढ़ाता है और वांग जी को उस लोटस से बाहर निकालता है। वांग जी अपने उस लोटस को देख रहा था, जो कि धीरे-धीरे करके वापस से पूरा पैक हो रहा था, और वो देख पा रहा था कि वो लोटस धीरे-धीरे करके आकार में वापस से छोटा होकर के एक गोल्डन लोटस में बदल गया है, जो कि हेयर पिन के जैसा था, और वो पानी के ऊपर तैर रहा था। वांग जी उसे हेयर पिन को निकाल कर विंग के बालों में लगा देता है, और इसका ये मतलब होता है हेयर पिन एक्सचेंज करने का, कि अब से तुम मेरे हुए। विंग शर्माते हुए कहता है, आपको बहुत कुछ पता है, मुझे लगा नहीं था कि न्यू बॉर्न लोटस प्रिंस को इतना सब कुछ पता होगा। तो वांग जी उसके पास अपने हाथों को बैक की तरफ मोड़ते हुए कहता है, जब हम सोलमेट्स हैं और आज हम आपके बालों में हेयर पिन डाल चुके हैं, इसका मतलब साफ है कि हम दोनों अब से पति पत्नी हुए, है ना? विंग को थोड़ा शर्म आ रही थी, तो वो शर्माते हुए अपना सर हाँ में हिला देता है। वांग जी उसके फेस को ऊपर करते हुए कहता है, हमसे शर्माने की क्या बात है, हाँ? विंग कहता है, नहीं, पहली बार ऐसे शब्दों को सुन रहे हैं जिस वजह से हमें शर्म आ रही है। ऐसी कोई बात नहीं है। वांग जी उसके फोरहेड पे किस करते हुए कहता है, तो फिर आपको पता है कि पति और पत्नी के बीच में क्या होता है? विंग को अच्छे से पता था, इसलिए वो सर हाँ में हिला देता है। फिर वांग जी उसे लेकर बेड पे बैठ जाता है और कहता है, आपको नहीं लगता कि आपको माता पिता को बताना चाहिए कि हम दोनों ने शादी कर ली है? विंग कहता है, कल सुबह हम उन्हें सब कुछ बता देंगे, उन्हें कोई एतराज़ नहीं होगा, क्योंकि उन्हें पता है हर स्पिरिट का अपना अपना एक सोल बॉन्ड होता है। मेरा आज तक नहीं मिला था, पर मुझे नहीं पता था कि मेरा सोल बॉन्ड इस तरह से क्रिएट होगा और बन जाएगा। अब हर जन्म में मेरा भी एक पार्टनर होगा। मुझे कभी भी यहाँ पे बस एक लोखा-जोखा अधिकारी बन के रहना नहीं पड़ेगा। वांग जी मुस्कुराते हुए से कहता है, ऐसी बात है? तो विंग कहता है, हाँ, वैसे आपको बता दूँ, आप वॉरियर गॉड है। और इस जन्म में वांग जी को कुछ भी याद नहीं था, और विंग को याद था। तो विंग क्योंकि सब स्पिरिट का लेखा-जोखा रखता था, तो वांग जी कहता है, क्या कहा आपने? फिर विंग अपने हाथ के पावर्स को ओपन करता है। एक बॉल के अंदर वांग जी अपनी छवि को देख पा रहा था, जहाँ पे युद्ध चल रहा था और सभी चीज़ें, और वो सब उसको दिखाता है। वांग जी आश्चर्य में था और कहता है, तो फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं? तो विंग कहता है, हमें ये तो नहीं पता कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, क्योंकि सन रेलम में जो कुछ भी हो रहा होगा वो वहाँ के लोगों को पता होगा, ना कि हमें। पर अगर आप हमारे सोलमेट के रूप में चुने गए हैं, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है और बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है। अब हर जन्म में हम आपके साथ होंगे। और इतना बोलकर वो अपना सर उसके ऊपर रख देता है। फिर वांग जी विंग को लेकर के लेट जाता है। फिर उसके साथ वो अपनी वेडिंग नाइट को एक्सप्लेन करता है। वहीं दूसरी तरफ जब डेमन किंग अपनी बेइज्जती करवा करके वहाँ से वापस लौटा था, तो उसके दिमाग में अभी भी विंग ही था, और वो दोबारा से विंग को अपना बनाने के लिए, उसे मनाने के लिए उसके पास आना चाहता था, और उसे बताना चाहता था कि वो अभी भी उसे बहुत प्रेम करता है, वो उसे पसंद आ गया है, उसके साथ वो अब वैसे ही चले वहाँ पे उसे एक आलीशान घर बना के देगा। ऐसा घर जो सनडेलम में होते हैं, स्पिरिट वर्ल्ड में है, वो वैसा कुछ बना के देगा, जहाँ पे वो खुशी-खुशी रह सकता है, और वो अपनी दुनिया बसाएगा, उसे बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं रहने देगा। पर उसे नहीं पता था कि वो जब यहाँ विंग को देखने आएगा तो उसे सदमा लगेगा। जब डेमन किंग देखता है कि विंग किसी और के हाथों में अपना हाथ डाले, उसे देख रहा है बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए। डेमन किंग की जली, वो इतना जला उसके चेहरे पे साफ दिख रही थी, और वो कहता है, अगर आप हमारे नहीं हुए तो हम आपको किसी जन्म में एक नहीं होने देंगे। और ये बोलकर वो वहाँ से गायब हो जाता है। अपने दिल में विंग को लेकर के नफरत पाले हुए, उसे नहीं पता था कि विंग की जो बेइज्जती है वो डेमन किंग के लिए एक घातक घाव बन जाएगा। वो अपने दिल पर पत्थर रखकर दोबारा से उसे मनाने के लिए आया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके यहाँ निराशा लगेगी। वांग और विंग अपनी रंगीन रातों को एंजॉय करते हुए सुबह के वक्त जब उनकी आंखें खुलती हैं, अच्छे से रेडी होकर के वो दोनों पैलेस आते हैं और सबको ग्रीट करते हैं।
स्पिरिट वर्ल्ड में जो वेई के माता पिता थे वो उन्हें उससे पूछते हैं कि ये कौन है। विंग बता देता है अपने हाथों को उजागर करते हुए वांग जी के हाथों से जो सिराएं मिल रही थी कि ये मेरा सोल मीट है, वाइट लोटस, और इतना बोल करके और वो ग्रीड करते हैं। उसके माता पिता को बहुत खुशी मिल रही थी क्योंकि विंग के पास उसका पार्टनर नहीं था और वो लोग चाहते थे कि विंग को भी पार्टनर मिले, इसीलिए वो लोग विंग के लिए बहुत खुश थे और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। वहाँ पे जितने भी लोग थे वो सब विंग को आशीर्वाद देते हैं और हर कोई बहुत ज़्यादा खुश था विंग को लेकर के, और वो विंग के लिए प्रार्थना कर रहे थे कि उनकी जोड़ी हमेशा बनी रहे। एक लंबे मंत्र उच्चारण के बाद उनके बॉन्ड को सील कर दिया जाता है और अब विंग के पास भी उसका सोलमेट कनेक्शन मिल गया था उसे, और उसके बाद वो वहाँ पे अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगते हैं। एक समय के बाद जब सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा था, विंग वांग जी के साथ अपने कक्ष में एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे, तभी वहाँ पे डेमन किंग प्रेजेंट होता है और वो विंग को खींचते हुए अपने साथ ले जाने लगता है। वांग जी के पास भी पावर्स थी, इसलिए वो भी विंग को खींचता है अपने पास, और इस वक्त विंग ने अपने पूरे कपड़े हटाए नहीं थे। वांग जी और डेमन किंग के बीच में विंग फंसा हुआ था, दोनों में खींचातानी हो रही थी। डेमन किंग कहता है अगर आपने इसे हमारे साथ नहीं जाने दिया तो अच्छा नहीं होगा। अब वांग जी को तो पता है कि वो एक वॉरियर गॉड रह चुका है, पर इस स्पिरिट realm में वो एक वाइट लोटस है, तो वो कुछ नहीं कर सकता, उसके पास सीमित शक्तियाँ हैं। तो वो कहता है ये हमारे हस्बैंड है और आप इसे यहाँ से नहीं ले जा सकते। डेमन किंग कहता है जिस तरह से आप दोनों के सोल बॉन्ड कनेक्शन मिल रहे हैं, शादी के बाद मैं भी अपना सोल बॉन्ड कनेक्शन इसके साथ बनाऊंगा और ये मेरे होंगे, इसलिए आप बीच में ना पड़े। और इतना बोलकर वो विंग को ले जाने लगता है तो विंग एक थप्पड़ लगाता है उसे और कहता है आपकी हिम्मत कैसे हुई, पहले भी हमने आपसे कहा था ना कि हमें आपको देख के घिन आती है और आपके साथ हम अपने बॉन्ड का रिएक्शन बनाए, ऐसा हो ही नहीं सकता, इससे पहले हम मरना पसंद करेंगे। तो डेमन किंग को फिर से गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो हर बार विंग को मनाने आ रहा था, प्यार के हाथों मजबूर था, उसने अपना रूप भी बदला, लेकिन विंग उसे देखकर उसके ऊपर फिर से थूकते हुए कहता है आप अपने ऊपर नकाब क्यों नहीं डालते ताकि लोग आपको ना देखे, आपको देखने के बाद लोगों को नींद नहीं आएगी, कैसे पैदा हो सकते हैं आप। जबकि विंग को पता है कि जो डेमन किंग है वो बचपन में बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, लेकिन जब लोगों की यातनाएं और मानवीय रूप में जब उसका जन्म हुआ था तो उसे बहुत तकलीफ मिली थी। मरने के बाद उसकी स्पिरिट बॉडी अब डेमन किंग के अंदर थी। पता है कि डेमन किंग ऊपर से जैसा शैतान दिखता है वो वैसा एक्चुअली में है नहीं, वो भी नॉर्मल लोगों की तरह बहुत अच्छा है, पर विंग की आंखों पे तो बस उसका ऊपरी रूप चढ़ा हुआ था जिस वजह से वो उसकी बेइज्जती कर रहा था। डेमन किंग कहता है बस बहुत हुआ, एक हद तक हमने आपकी सारी बात सुनी और हम आपको अपना बनाना चाहते थे, आपको अपने पलकों पे बिठा के रखना चाहते थे, आपको सारे सुख देना चाहते थे, पर लगता नहीं है, आपको बाह्य वातावरण और खूबसूरती ही सब कुछ मायने रखता है ना। फिर हम भी आपको ये आश्वासन कराते हैं कि हर रिलम में हम आप दोनों के बीच का वो तीसरा पहिया बनेंगे जो कभी भी आपको एक नहीं होने दिया जाएगा। और वो वांगजी को मार देता है क्योंकि वांगजी यहाँ पे एक वाइट लोटस था, उसके पास बहुत ही कम पावर्स थी जिससे कि वो एक साधारणतया जिंदगी जी सकता था, और वो रिहैब से आया हुआ था, इसी वजह से उसे अपनी शक्ति का एहसास भी नहीं था, और यहाँ आने के बाद उसने कभी भी अपनी शक्ति को उजागर करने या जानने के बारे में कोशिश ही नहीं की। जब से विंग मिला, विंग के साथ वो शादीशुदा जीवन बिताने लगा था। अपनी आंखों के सामने अपने पति को मरता हुआ देखकर विंग अपने पूरे बाल खोल लेता है और वो डेमन किंग के साथ फाइट करने लगता है। अब डेमन किंग को भी पता है कि वो स्पिरिट वर्ल्ड में स्पिरिट लोगों से जीत नहीं सकता क्योंकि उसकी जो स्पिरिट बॉडी है अगर वो निकाल ली जाए तो उसे एक तरह से नर्क की आत्मा ही मिलने वाला है। विंग गुस्से में आकर के उसकी स्पिरिट बॉडी को निकाल करके और एक डब्बे में बंद करके अपने अंदर छुपा लेता है और उसके साथ वो फाइट करने लगता है। अब जो डेमन किंग था वो ज़्यादा देर उससे फाइट कर नहीं सकता था, पर विंग को बहुत तेज गुस्सा चढ़ा हुआ था क्योंकि उसकी आंखों के सामने वापस से उसके हस्बैंड को मार डाला गया था। वो
डेमन किंग को सबक सिखाना चाहता था। उसे घसीटते हुए स्पिरिट वर्ल्ड की जो इंपीरियल पैलेस था, जहाँ पे राजशाही दरबार था, वहाँ लाया जाता है। उसके ऊपर बहुत सारी जंजीरें बंधी हुई थी। विंग अपने हाथ में एक जो एक होता है हाफ, एक कह सकते हैं कि हड्डियों से बना हुआ छोटा सा वालियन टाइप का रहता है ये। वो वहाँ पे अपने आप पावर से उत्पन्न करता है और उसको बजाना शुरू करता है। स्पिरिट वर्ल्ड में जितने भी स्पिरिट को कैद करके रखा हुआ था, वो सारे के सारे स्पिरिट उसके कान नाक से खून बहना स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि विंग बहुत गुस्से में था। उसके हस्बैंड को जो मार डाला गया था, वो सबको सबको जान से मार डालना चाहता था। पूरे स्पिरिट रिलम को तहस नहस कर देना चाहता था। उसकी माँ उसके पास आते हुए, इवन डेमन किंग की भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, और वो उसके पास आते हुए कहती है कि ये सब करना बंद कीजिए आप। विंग कहता है, इसने हमारे पति को मार डाला माँ, हम उसके बिना कैसे रह सकते हैं, हम अपने सोलमेट के बिना कैसे रह सकते हैं, फिर बताए हमें, हम कैसे जाने दें ऐसे ही। उसकी माँ कहती है, आप यहाँ पे किसी को नहीं मार सकते, क्योंकि वो आदमी बनेगा, जानवर बनेगा, सांप बनेगा, फोनिक्स बनेगा, फॉक्स बनेगा या डेमन बनेगा, वो यहीं से निर्धारित होता है, इस स्पिरिट वर्ल्ड से ही। और उसकी स्पिरिट बॉडी को छोड़ा जाता है। अगर उसे नहीं छोड़ेंगे तो वो जन्म जन्मांतर के लिए समय और मृत्यु के बीच में फंस जाएगा। विंग कहता है, मैं प्रण लेता हूँ कि ये अबेसी बैरियर किंग द डेमन किंग जन्म जन्मांतर के लिए जन्म और मृत्यु के बंधन में फंस के रह जाए। अगर ये इसके पास मौत भी आए तो वो मौत भी ना इसे नसीब हो। ये हर बार फिर से उठे और अपने जीवन को कोसे और अपने को खोते हुए देखे। और इतना बोल करके और उस जो डेमन किंग था, उसको वो अपनी आखिरी हाफ की मदद से उसको वहाँ पे मार डालता है, और उसकी बॉडी हवा में तैरते हुए अबेसी के लिए चली जाती है। एक लंबे समय के बाद उसकी आँख खुलती और वो वापस से उसका दोबारा से हम कह सकते हैं कि रीबर्थ होता। पर इसकी स्पिरिट बॉडी अभी भी विंग के पास ही थी, और वो उसे छोड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। और उसके बाद वो वापस से वांगजी के पास आता है, अपने हेयर पिन को वो निकालता है। ऑलरेडी उसके बाल खुले हुए थे। उस हेयर पिन को उस पानी में डालने के साथ ही वो कमल बहुत बड़ा हो जाता है, और विंग वांगजी को उठाकर उस कमल के बीच में, जैसे एक बेबी कैसे रहता है उस तरह से उसे समेट कर डाल देता है। और उसके पास वो बैठ जाता है और कहता है, मैं आपसे मिलने के लिए दोबारा ज़रूर पैदा होऊंगा। मैंने आज तक कभी भी बिहार में जाने के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि मैं खुद एक स्पिरिट वर्ल्ड का राजकुमार हूँ। मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं किसी से सोल बॉन्ड बनाऊंगा और सोलमेट होगा मेरा। पर जब आप मिले हैं तो आपके पाने के लिए मैं पूरी कोशिश करूँगा। इतना बोल कर और उस कमल को अपनी पावर से बंद कर देता है। वो कमल जैसे ही बंद होता है, वो वापस से उस पानी के साथ ही वो गायब हो जाता है। जिस तरह से वो आया था उसी तरीके से विंग देख पा रहा था कि वांगजी की बॉडी और वो कमल वाइट लोटस यहाँ से जा चुके हैं। विंग उस दिन फूट फूट कर रोता है, इतना रोता है, इतना रोता है कि वहाँ पे पानियों की बाढ़ आ गई थी, क्योंकि वो खुद एक गॉड था। और वहाँ से वो पानी जब पूरा इकट्ठा हो रहा था, वांगजी कहता है, मैं अपनी एक दुनिया बनाऊंगा, लोटस की दुनिया, जहाँ पे मैं और आप होंगे। और अगर आप नहीं भी होंगे तो मैं आपके पास आऊँगा, आपको लोटस पसंद है ना। ये बोलकर उस पानी को वो अपने ही कक्ष के एक जगह पे स्थिर कर करके उसके अंदर जान डाल देता है, ताकि एक लोटस रेलम बन सके। हालांकि लोटस रेलम कभी था ही नहीं, वो तो विंग का माया था जो कि उसने क्रिएट किया था। और उस पानी के अंदर बैठ कर के वो बिहेव करना स्टार्ट करता है, ताकि वो इस रेलम में पैदा हो सके। और वो अपनी वांगजी को बुलाने की कोशिश कर रहा था। स्पिरिट वर्ल्ड में सबको पता चल गया था कि राजकुमार बिहेव में जा चुके हैं। न जाने कब जागेंगे और कब लौटेंगे, किसी को कोई आइडिया नहीं था। उसका जितना भी कार्यभार था वो दूसरे को सौंप दिया गया था। उसके माता पिता को बहुत चिंता हो रही थी विंग की कि अचानक से ये सब कुछ क्या हो गया, लेकिन अब ये हो चुका था। और पूरे लगभग 20,000 साल बाद उसका जन्म लोटस रेलम में होता है, जहाँ पे डेमन किंग के साथ में
वॉरियर गॉड की लड़ाई चल रही होती है और विंग उस वक्त उस कमल से उस रलम में बाहर आया ही था। उसके माता पिता बहुत खुश हो गए थे क्योंकि 500 सालों के बाद विंग अपने लोटस से बाहर आया था और वो बहुत खुश था। उसने पहली बार वांग जी को आसमान में युद्ध करते हुए देखा और वो वहाँ से छुप कर उसे देख रहा होता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि वॉरियर गॉड इस पानी के अंदर आएंगे, उसकी जान बचेगी और वो उसे अपना सोलमेट समझकर उसके पीछे पीछे वो सन रेलम चले जाएंगे और वहाँ पे ही सारा सीन बन जाएगा। वहाँ पे वॉरियर गॉड उसे अपने कमरे में ले जाके रखेंगे और उनकी शादी हुए बगैर ही वहाँ पे विंग डेमन किंग के साथ में फाइट करते हुए मारा जाएगा। ये सारी बातें सोचते हुए विंग की नींद सुबह के 8 बजे खुलती है। वांग जी उठ के बाहर जा चुका था और विंग की जब आँख खुलती है तो वो बहुत ज़्यादा नर्वस था और डरा हुआ था और ऊपर से थका हुआ भी था। वो अपनी कमर को पकड़ के बैठने की कोशिश करता और कहता है, एक तो रात भर मुझे इतना परेशान किया और उसके बाद पता नहीं कहाँ गायब हो गया है। इतना बोल करके और वो जब बाहर आता है तो देखता है कि वांग जी उसके लिए नाश्ता लेने के लिए गया हुआ था। वो मुस्कुराते हुए उसे देखता है और कहता है, आप कहाँ चले गए थे? वांग जी कहता है, मैं कहाँ जाऊँगा, मैं तो नाश्ता लेने गया था, वैसे तुम्हें कैसा लग रहा है? विंग कहता है, अच्छा लग रहा है। और फिर उसके पास बैठते हुए कहता है, हमें माफ़ कर दीजिए। वांग जी कहता है, किस लिए? विंग कहता है, हमें याद आ गया। वांग जी मुस्कुरा देता है और कहता है, हम 3D वर्ल्ड पे हैं, कि हम पृथ्वी पे इंसान के रूप में पैदा हुए हैं विंग, तो हमारे बारे में अगर कोई ना जाने तो ये बेहतर है ना? विंग हाँ में सर हिला देता और कहता है, तो हम अगले 40 साल तक या 50 साल तक या 60 साल तक साथ रहने वाले हैं। तो वांग जी कहता है, कितने साल रहने हैं आपको यहाँ पे? विंग कहता है, मैं 100 सालों की जिंदगी मांगता हूँ आपके साथ। तो वांग जी मुस्कुराते हुए कहता है, तथास्तु। और इतना बोल करके वो दोनों खाने लगते हैं। कि अब इंसान के रूप में वो दोनों इस धरती पे कि गुसु लैंड सेक्ट में वांग जी और विंग 100 सालों तक साथ रहने वाले थे। फिर वो दोनों नाश्ता कर लेते हैं और कहते हैं, हमें एंसेस्टर हॉल जाना होगा। वैसे मैं पूछ सकता हूँ कि आपने क्या देखा? विंग डर जाता है और कहता है, वो सब कुछ, क्योंकि इन सब की शुरुआत मेरी वजह से हुई थी। वांग जी कहता है, हाँ, हमें उम्मीद है कि आपको आपकी गलती का एहसास हो गया है। तो विंग क्यूरियस होते हुए कहता है, तो क्या यहाँ पे भी डेमंस होंगे? वांग जी कहता है, यहाँ पे डेमंस आ नहीं सकते क्योंकि इंसान के क्षेत्र में डेमंस का आना अलाउ नहीं है, पर हाँ, वो किसी के बॉडी को पोजेस्ट करते हैं, उसके अंदर अपनी शक्तियों को इनपुट करते हैं और उसके जरिए उस इंसान को वो माध्यम बनाते हैं किसी को हार्म करने के लिए, क्योंकि डायरेक्ट डेमन किंग या अब्बेसी का कोई भी धरती लोक पे नहीं आ सकता है। कि पृथ्वी डायमेंशन में कोई नहीं आ सकता है। सन रेलम्स, लोटस रेलम, फोनिक्स रेलम, इन सब की बातें अलग है क्योंकि वो अलग रेलम्स है, वो 3D में कन्वर्ट ही नहीं होते। वहाँ की पावर्स अलग है, वहाँ की चीज़ें अलग है, पर 3D एक ह्यूमनिक वर्ल्ड है। यहाँ पे ह्यूमन वास करते हैं। यहाँ पे राज, सत्ता, भोग विलास, सुख, खाना पानी, इन सभी के लिए युद्ध होता है और इसे बनाया भी गया है इसी तरीके से। तो अब्बेसी किंग यहाँ पे नहीं आएंगे, पर हाँ, वो किसी ना किसी को माध्यम जरूर बनाएंगे हमारे बीच दरार डालने के लिए और हमें परेशान करने के लिए। विंग कहता है, तो फिर हम उनका सामना करने के लिए तैयार होना चाहिए ना? वांग जी कहता है, हम दोनों तैयार है क्योंकि हमें अपनी पावर्स के बारे में पता है। वांग जी और विंग दोनों एक दूसरे को देखते हुए कहते हैं, ठीक है। फिर वो लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर विंग के लिए वांग जी गर्म बाथ का प्रिपेयर करता है, फिर उसे बाथ टब में लाकर बिठा देता है, फिर उसके लिए ड्रेसेस निकालता है। दोनों ने वापस से रेड कलर के ड्रेस वेयर किए और वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए इंपीरियल पैलेस नहीं इंसेस्टर हॉल आते हैं और आ करके वहाँ पे लैंड क्लैन के जितने भी इंसेस्टर थे ना, उन सब के सामने में वो लोग 3 बार बाउज लेते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और उसके बाद बाहर आकर के अपने मॉम, डैड, सी चैन और यहाँ तक कि इससे अंकल से सबसे आशीर्वाद लेते हैं। उसके बाद अंकल तो अभी भी विंग से बहुत ज़्यादा चिढ़े हुए थे और कहते हैं, बस बस बहुत हो गया। तो वांग जी कहता है, आप अभी तक नाराज हैं अंकल, माफ़ कर दीजिए ना। अंकल कहते हैं, इस शैतान को शादी करके तुम लाए हो तो तुम ही संभालो, मैं नहीं संभालने वाला। तभी विंग कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप से अपना सर नीचे किए हुए था और वो ये बोलते हुए चले जाते हैं, अंकल की जैसी माँ वैसे बेटा। वांग जी विंग को कहता है कि आप निश्चिंत रहें, अगर अंकल ऐसा कुछ बोल रहे हैं तो अंकल दिल के बुरे नहीं हैं, वो बहुत अच्छे हैं। विंग हाँ कर देता है और वो उनके साथ वहाँ से वो सब वापस से खाने के लिए आ जाते हैं।
पहले वो लोग भोजन करते हैं, उसके बाद फिर सभी लोगों के लिए भोजन का व्यवस्था किया गया था। तो विंग भी सबको एक एक करके बांट के दे रहा होता है और वो लोग बहुत खुश थे क्योंकि इन दोनों की शादी, राजकुमार थे, शादी होने की खुशी में सभी लोग बहुत बहुत ज़्यादा खुश थे और वो चाहते थे कि एक तरह से देखा जाए तो कि सारी प्रजा में भी खुशियों का माहौल हो। विंग को खुश होता हुआ देख करके वांगजी कहता है, विंग तुम खुश हो ना? विंग कहता है, मैं बहुत खुश हूँ। फाइनली सब कुछ अच्छा हो गया। जब बेसिक और डेमन किंग जब दोबारा पैदा होकर के आएंगे तब तो हमें पता चल ही जाएगा ना, क्योंकि हमारे पास तो हमारे पावर्स हैं। इतना सुनना हुआ ही था। तो वो कहता है, जब आएंगे तब पता चल ही जाएगा। जिस तरह से हम बॉडी बदल सकते हैं वैसे ही वो भी बॉडी बदल सकता है, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर होती है ना, वो कभी नहीं मरते। तो विंग कहता है, पर मेरे उसके साथ क्या कनेक्शन है? वांग जी कहता है, ये तो तुम्हें खुद ही खोजना होगा, क्योंकि जिस तरह से मैं तुम्हारे साथ सोलमेट में हूँ उसी तरीके से वो भी तुम्हारे साथ किसी न किसी बॉन्ड से तो बंधा ही है। विंग अपने मन में सोचते हुए कहता है, पता नहीं कौन सा बॉन्ड है, पर जो भी है हम अभी से एंजॉय करने वाले हैं। और इतना बोल करके और वो वहाँ पे खड़ा होकर के सबको देख रहा होता है। फिर जांगजिंग के पास आते हुए कहता है, अजय। तो अजय कहता है, मैं बहुत खुश हूँ, फाइनली सब कुछ अच्छा हो गया और तुम मेरे साथ यहाँ पे रहने वाले हो। विंग भी मुस्कुराते हुए कह देता है, हाँ। फिर सभी लोग सबको भोज खाने के लिए देते हैं एंड देन आज का दिन वैसे ही बीत जाता है। धीरे धीरे करके ना ऐसे समय बीत रहा होता है। लगभग 2 मंथ हो चुके थे और विंग के अंदर ना चेंजेस आ रहे थे। वांगजी और विंग के बीच में हमेशा एवरीडे मींस एवरीडे होता ही रहता था, जिस वजह से विंग ऑलमोस्ट प्रेग्नेंट हो ही चुका था। वो जब हम कह सकते हैं कि 2 मंथ्स चढ़ गया था तो उसे वॉमिट जैसा आना, चक्कर आना, बेहोश होना, खाना नहीं खाना, बार बार ये सब होना ना सिम्टम्स स्टार्ट हो गया था। वांगजी और सारे लोग डर गए थे। हीलर को बुलाया जाता है, विंग को चेक कराया जाता है। तो वो बोलते हैं कि आपकी जो पार्टनर है वो राजकुमार वी जो है वो प्रेग्नेंट है। इतना सुनना हुआ ही था कि पूरे क्लैन में खुशी का माहौल बन गया हुआ था और सब लोग बहुत बहुत ज़्यादा खुश थे। और इतना ही नहीं, सब इतने ज़्यादा खुश थे कि मतलब कह सकते हैं कि सच में मतलब हायर्स आने वाले होते तो बात अलग होती है ना। तो सभी लोग बहुत खुश थे। चेंगो जून लैन किरण भी बहुत खुश हो गए थे और इतने दिनों में लैन किरण ने विंग को तो नहीं अपनाया था, अनमने मन से अपना लिया था, क्योंकि अब तो ऑप्शन ही नहीं था कि उसे वो वहाँ से निकाल सके। इसीलिए तो हमारे विंग को भी अंकल ने जैसे तैसे करके अडॉप्ट कर लिया था और उसकी मॉम तो हर 10 दिन 15 दिन में यहाँ आकर के थमक जाती थी और विंग के बारे में उसकी नाक में तो दम ही कर देती थी कि मेरे बेटे को अपनाओ वरना तुम्हारी शादी तो मैं नौकर से करवा दूंगी। बेचारे लैन किरण हमारे डर के मारे उनकी हालत खराब कर दी थी वी चांगसे ने। तो उसके बाद फिर से लैन क्लैन में पार्टी दी जाती है। हम कह सकते हैं कि समारोह किया जाता है। विंग की गोद भराई की रस्म की तैयारियां शुरू की जाती हैं। पूरे 3 मंथ होने के बाद विंग की गोद भराई की जाती है। विंग को वापस से लाल जोड़े में सब कुछ कर करके और राजशाही कुर्सी पे बिठाया गया था। जितने लोग भी आ रहे थे, कड़ा जो जेड का होता है वो, लिफाफा, पैसे, जो उनके हिसाब से सामान होते थे हिस्टोरिकल टाइम जोन में, किताब, तलवारें, ये सभी चीज़ें ना विंग को वेद के स्वरूप दिया जा रहा था, क्योंकि पहली बार ऐसा था कि मेल प्रेगनेंसी दिखाई जा रही थी और सब लोग बहुत खुश भी थे। विंग भी बहुत खुश था कि चलो, वांगजी चाहता था कि उसका अपना खुद का हायर हो, तो फाइनली उसे उसका हायर भी मिल जाएगा, उसका बेटा होगा और वो सब बहुत बहुत खुश थे। और वांगजी वो बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल हो गया था कि क्या सच में मैं फाइनली पापा बन जाऊंगा। ये तीसरा जन्म है हमारा जहाँ पे हम एक हुए और हमारा बच्चा भी हो रहा है, इंसानी ही सही पर हमारा बच्चा तो हो रहा है ना। वांगजी विंग का हाथ पकड़े हुए कहता है, सब कुछ अच्छा है और अच्छा ही रहे विंग। विंग कहता है, आप तो खुद एक वॉरियर गॉड है, आप जो बोलेंगे वही होगा, मैं क्या बोल सकता हूँ। तो वांगजी उसके नोज को स्लाइड करते हुए कहता है, तुम भी तो स्पिरिट के राजकुमार हो, स्पिरिट वर्ल्ड के। विंग कहता है, मैं बस लेखा जोखा करता हूँ, मेरे पास इतनी पावर्स नहीं है कि मैं किसी भी चीज़ को सत्य साबित कर सकूँ आपके जैसा। वांगजी खुश था क्योंकि विंग ने उसे अपना लिया था और विंग को सब कुछ याद भी आ गया हुआ था। और वो दिन, वो शाम सभी लोग खुशियों के साथ में धूमधाम से मनाते हैं। अब धीरे धीरे करके वांगजी विंग का ख्याल रखने लगा था, उसकी पसंद की चीज़ें बनाने लगा था। वांगजी विंग का बहुत ख्याल रखता था। धीरे धीरे विंग की बॉडी ना, तो जैसे कि जो उसके ब्रेस्ट एरिया था वो थोड़े थोड़े फूल रहे थे, उसकी बॉडी गेस्चर थोड़ा बदल रहा था, वो एक मैन से थोड़ा सा फेमिनाइन की तरफ कन्वर्ट हो रहा था। उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा सूदिंग और मुलायम सॉफ्ट हो रही थी।
और ये सभी चीज़ें वांग जी की वजह से हो रहा था। अब लगभग 8 मंथ हो चुके थे और विंग के ना पैर सूजे हुए रहते थे, तो वांग जी उसके पैरों की मालिश करता, उसकी टेक केयर करता। आधी रात को विंग के लिए खाने के लिए रसोइया को बोल करके उसकी पसंद की चीज़ें बनवाता, शकरकंदी की मिठाई बनवाता, तो अपने हाथ से नूडल्स बना करके विंग को खाने को देता। वांग जी बहुत खुश था, इसलिए नहीं कि उसे इतना सारा काम करना पड़ रहा था, इसलिए कि वो पापा बनने वाला था। और एक तरह से देखा जाए तो ये सपना कब का था और अब पूरा हो रहा था, तो भला उसे अच्छा क्यों ना लगता। इसीलिए उसने सोच लिया था कि जो भी हो, बट वो अब विंग को खुश करेगा और अपने परिवार को आगे बढ़ाएगा। फाइनली 9 मंथ का टाइम आ गया था। बारिश हो रही थी बहुत जोरों की, और विंग दर्द से कराह रहा था। वांग जी पहले भाग करके सीचेन गगा के पास जाते हैं। जियांग चेंग भागते हुए विंग के पास आता है। फिर वांग जी हीलर के पास जाता है उसे बुलाकर लाने के लिए। हीलर अपना सारा सामान उमान लेकर के विंग के पास आता है और उसे ऑपरेशन करके बेबी को निकालना था। वांग जी सीचन दोनों बाहर वाले कक्ष में थे और विंग अंदर रो रहा था, बहुत जोर से चीख रहा था, चिल्ला रहा था। बारिश भी अपने तीज पे थी। सीचन कहता है हद है, आज इतनी बारिश क्यों हो रही है। उसके माता पिता को भी पता चल गया था, तो अंकल किरण, चेंगो जुन और उसकी माँ तीनों वो भी आगे हुए थे और वांग जी को सांत्वना देते हुए कहते हैं बेटा सब सही होगा, विंग सेफ रहेगा। वांग जी बहुत परेशान हो गया था और वो कहता है मुझे विंग को पावर देनी होगी ताकि वो हिम्मत कर सके। तो सीचन कहते हैं पहले बेबी को तो आने दो, उसके बाद कर लेना। फिर हीलर आके कहते हैं कि मुबारक हो, बेटा हुआ है। और फिर बेबी को कपड़े में लपेट करके लाया जाता है। उसकी माँ बेबी को लेते हुए कहती है हमारा राजकुमार लैन युवान, इतना बोल करके और उसे ऊपर करके अंकल किरण, उसके पापा, वांग जी, सीचन को सबको एक साथ दिखाते हैं। फिर कहती है मैं विंग को दिखा के आती हूँ, तो हिलर कह देता है कि वो बेहोश हो गया है। वहीं दूसरी तरफ एक और ईलिंग में, जहाँ पे एक और बच्चे का जन्म हुआ था, वो कोई और नहीं बल्कि खुद एक अबैसी बैरियर किंग ही थे, जो कि एक ऐसी माँ के गर्भ से जन्म लिए जिसका कोई पिता ही नहीं था। मतलब कि वो एक वैश्या थी और जिसके संबंध बहुत सारे लोगों के साथ में था और वो बहुत सारे पाप कर्मों का नतीजा था। और वो अबैसी किंग का भी पुनर्जन्म हो चुका था लैन युवान के साथ समय पे ही। इस तरीके से एक जहाँ अच्छाई ने जन्म लिया था तो दूसरी तरफ बुराई ने भी जन्म ले लिया हुआ था। अब ये क्या मोड़ लाएगी वो तो इन फ्यूचर ही पता चलने वाला था। विंग बेहोश था। वांग जी बच्चे को देखता है और फिर वो कहता है मुझे विंग को देखना है, क्योंकि वो विंग के लिए बहुत परेशान हो रहा था। वांग जी हीलर उसे सब कुछ से क्लीन व्लीन करके ढक देते। फिर विंग को देखने के लिए वांग जी अंदर आता है, जहाँ पे विंग एकदम मुरझाया हुआ था, उसके ओठ सूख चुके थे, सूखे पड़े थे, अजीब सा दुख मतलब दिख रहा था, बाल खुले हुए थे और वो प्रेगनेंसी के बाद कैसा लगता है तो वैसा दिख रहा था वांग जी। उसके बालों को सबको ठीक करते हुए अपने फोरहेड रिबन से उसे बांधते हुए कहता है मेरा विंग सब सही हो जाएगा और अब तुम धीरे धीरे करके अपने पावर को वापस से पालोगे। तुम्हें इतनी मेहनत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे लिए मेरा बच्चा देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे लाइफ में वापस आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और विंग को पकड़ के सब कुछ बोल रहा होता है। फिर उसकी माँ और सब कुछ आते हैं विंग को देखने के लिए। सबको जब देखते हैं तो वो लोग भी थोड़ा सेंटी हो गए थे। फिर वांग जी को समझाया जाता है कि बेबी को अभी टेक केयर करने की ज़रूरत है, विंग ठीक है। फिर बेबी को अच्छे से नहला धुला करके सबको साफ़ सुथरा कर करके और वो उसे दूध पिला देती हैं। फिर थोड़ा थोड़ा टाइम पे सब बेबी को रखते हैं और जियांगचेंग भी बहुत बहुत खुश था। अब जियांगचेंग को तो पता है कि वो प्रेग्नेंट हो नहीं सकता है, तो वो उस बेबी में ही अपने बेटे की छवि देख रहा था और कहता है इस बेबी को मैं भी रात में जग के पालूंगा क्योंकि ये मेरा भी बेटा है। सीचन कहते हैं हाँ ये हम सब का बेटा है, ये हमारे क्लैन का कुल दीपक है। और इतना बोल करके सीचन और जियांगचेंग उस दिन रात को वहाँ रह जाते। उसके माता पिता सारे चले गए थे। वांग जी तो विंग के पास था, पर यहाँ पे जियांगचेंग उस बेबी को रात में जितनी बार भी उठ रहा था उतनी बार दूध पिला रहा था, उसे सुला रहा था, उसे रख रहा था। सीचन भी उनकी हेल्प कर रहे थे, वो दोनों बेबी को संभाल रहे थे और वांग जी विंग की टेक केयर कर रहा था क्योंकि ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, उसे प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा हो रहा था, दर्द हो रहा था चीरा लगने की वजह से, वो सब अलग। तो वो सारे थिंग्स वो कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ वो बेबी बर्थ लेने के साथ ही
उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है और वो बच्चा वहाँ पे अकेले रह जाता है। अब वो जो बच्चा था वो धीरे धीरे करके, अब तो खुद अबेसी बैरियर किंग था, धीरे धीरे करके उसके ऊपर आता है और उसकी माँ का जो दूध था वो खुद ही पीना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि जब कोई प्रेग्नेंट होता है तो बॉडी में दूध अपने आप ही बनने लगता है। वो पीना स्टार्ट कर देता है और देखते देखते वो बच्चा अचानक से 5 साल का हो जाता है। फिर उस डेड बॉडी को देखते हुए कहता है, आप मेरी इस दुनिया में आने का माध्यम बनी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इतना बोल करके वो गड्ढा अपने पावर्स की मदद से खोद करके और उस लेडी को उसके अंदर दफन कर देता है। और फिर उस जगह को देखता है जो कि कब्रगाह था ईलिंग का, और उसे देखते हुए कहता है कि ये अब मेरा नया घर है और मुझे यहीं रहना है। और वो बच्चा वहीं पे रहने लगता है। वहाँ पे जो अपने मरे हुए लोगों के लिए खाना, शराब, फल फूल जो रख के जाते थे, वो अबेसी बैरियर किंग वो वही खाता पीता था और वहीं पे वो रहना स्टार्ट कर चुका था। वो किसी भी कब्रगाह के ऊपर जाके सो जाता था, क्योंकि खुद वो एक डेमन किंग था, तो उसे इन सभी चीज़ों से डर बिल्कुल भी नहीं लगता था और वो समाज के सामने भी नहीं आ रहा था। वो सबसे छुप के वहाँ पे अपने आप को बस बड़ा करने में लगा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ हमारा ये वान अब पूरे 1 मंथ का हो चुका था और सबने कह दिया था कि अब हम सभी प्रजा को उस बच्चे को दिखाएंगे और उसका नेम सेरेमनी भी किया जाएगा। विंग भी धीरे धीरे करके अब रिकवर होना स्टार्ट हो चुका था और उसकी पावर भी अब धीरे धीरे वापस फॉर्म में लौट रही थी। वांगजी भी उसे अपनी ची पावर देता, मेडिटेशन कराता, फिर खाने पीने के लिए सारे सामान उसकी माँ लैनी वो विंग के लिए तरह तरह की औषधियों, लड्डू, मिठाई, खाने की चीज़ें बनवा कर उसे खिलाता, ताकि बेबी होने के बाद जो सिम्टम्स होते हैं वो सभी चला जाए और बॉडी क्लीन हो जाए, तो और उसे वापस से मजबूती मिले। तो इस तरह से सारे परिवार वाले विंग को ठीक करने में लगे हुए थे। अब नेम सेरेमनी वाले दिन पूरे लैंड क्लैन में रेड रेड कैंडल लगाए जाते हैं, रंग बिरंगी पत्तियाँ जो कि पेपर्स के कटिंग्स होते हैं वो लगाए जाते हैं पूरे घर में। और विंग भी वापस से तैयार हो रहा था लैंड क्लैन वाले ड्रेस में। वांगजी भी और बेबी को जियांगचेंग लेके गया हुआ था रेडी करने के लिए। फिर समारोह वाली जगह पे आते हैं जहाँ पे सारी प्रजा उस बेबी को देख सके। जियांगचेंग उस बेबी को पालने में रख के विंग के पास आ जाता और कहता है, विंग तुम ठीक हो ना? विंग कह देता है, मैं ठीक हूँ जियांगचेंग, और शुक्रिया यहाँ तक मेरा साथ देने के लिए। जियांगचेंग कहता है, हो सकता है कि किसी जन्म में मैंने कुछ अच्छा किया हो जो तुम मुझे मिले। विंग को तो पता है ना जियांगचेंग के स्पिरिट के बारे में, इसलिए वो मुस्कुराते हुए कहता है, थैंक यू सो मच कि तुम मेरे दोस्त, भाई, सब कुछ बन के आए। जियांगचेंग कहता है, आप छोड़ो भी, इतना संटी मत हो, और वैसे भी वो हमारा भी तो बेबी है ना। विंग कहता है, हाँ हम दोनों का बेबी है वो। फिर सारे लोग उस बेबी को देख रहे थे, बधाइयाँ दे रहे थे, बड़े बड़े सिस्टर, हीलर्स, मंत्री लोग सब आ करके बेबी को उपहार देते हैं। फिर विंग और वांगजी आता है और उस बेबी को सबको दिखाता है, और उसी भीड़ में था अबेसी बैरियर किंग, जो कि उस बेबी को जैसे ही देखता है, वो 1 मंथ का बेबी अपनी आईज ओपन करता है जिसकी आईज ब्लू कलर की थी, और वो जैसे ही देखता है अबेसी बैरियर किंग डर जाता है, क्योंकि वो उस समय 12 साल का था और उसकी एज बहुत जल्दी बढ़ रही थी उसकी पावर्स की वजह से। इसी वजह से वो जल्दी जल्दी बड़ा हो रहा था। और वो कहता है, तो फुल पावर के साथ में पैदा हुए हो तुम दोनों का कॉम्बिनेशन, तुम्हें हराना इतना आसान नहीं है, तो इतना मुश्किल भी नहीं है। 1 मंथ के हो, कोई बात नहीं। और इतना बोल करके उस भीड़ से उस बेबी को देख रहा होता है। फिर बेबी खिलखिलाने लगता है और वांगजी और बेबी को देखते हुए उसके हाथ को पकड़ लेता है। तो वांगजी खुश हो जाता है, क्योंकि बेबी ने वांगजी के हैंड को पकड़ा हुआ था और विंग के हैंड को अपने मुंह में लेके चूस रहा होता है। विंग कहता है, बेबी कितना क्यूट है ना लंजा। तो लंजा कहता है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। विंग कहता है, नहीं नहीं मैं क्यूट नहीं हूँ। तो लंजन कहता है, मेरी नज़र से देखो तुम कितने क्यूट हो, ऐसा नहीं है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो वांगजी की बात सुनकर के विंग शर्माने लगता है, कहता है चलो भी। फिर वो आते हैं, फिर चेंगुजुन और लैनी के हाथ में बेबी को सौंप दिया जाता है। फिर उनका नाम समारोह रखा जाता है। हालांकि उन्होंने युवान तो बोला ही था, पर फिर भी उसका नामकरण किया जाता है। तो सब लोग नाम सेलेक्ट करते हैं और फिर उस बेबी का नाम लैन सुजोई रखा जाता है, जो कि बहुत ही शालीन और सौम्य नाम था। फिर सबको दावत दी जाती है। सब लोग बहुत खुश थे
कि फाइनली इस किंगडम में भी बेबी आ गया, यहाँ के हायर्स मिल गए और बेबी बहुत हैप्पी है। जब बेबी को भूख लगती है तो विंग बेबी को लेकर के कक्ष में आ जाता है और वहाँ पे उसे दूध पिलाने लगता है। बेबी अपनी मॉम के बालों के साथ में खेल रहा होता है और वांगजी के पास आते हुए कहता है, आज मेरा जीवन सफल हुआ विंग। विंग वांगजी को देखते हुए कहता है, सही कहा, हमारा जीवन सफल हुआ। इस जन्म में हम मिले भी और हमारा बच्चा भी हुआ। हमारा जीवन पूरी तरीके से सफल हो गया। वांगजी कहता है, जब ये सभी दायित्वों से हम मुक्त हो जाएंगे तो हम वापस से अपने रेलम चलेंगे विंग, वहाँ पे हम अपने जीवन को निर्वाह करेंगे। तो विंग कहता है, हाँ, हम वापस से सन रेलम चलेंगे आपके साथ, पर मैं इस बार लोटस प्रिंस नहीं बन के जाऊंगा, बल्कि मैं आपका हस्बैंड बन के जाने वाला हूँ। वांगजी मुस्कुराते हुए विंग के फोrehead पे किस करता और कहता है, अब एक बेबी तो हो गया, दूसरे बेबी की इतना बोलना हुआ ही था। तो विंग मारते हुए कहता, ए आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, पता है ना कितना मुश्किल हुआ था, और बेबी अभी 1 मंथ का ही है, अब दूसरे बेबी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे। वांगजी विंग को होल्ड करते हुए कहता, मैं तो सोच रहा था कि हम क्यों ना 3-4 बेबी करें, और वो विंग को परेशान कर रहा था। तो विंग कहता, बिल्कुल नहीं, फिर तो देखते रहिएगा, मैं आपको छोड़ के चली जाऊंगी। वांगजी विंग से कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं बस मजाक कर रहा था। विंग फिर विंग कहता है, मजाक भी ऐसे करता है क्या, मैं तो डर गया था। और ये बोल करके और वो वांगजी के साथ सर रखे हुए था। वो बेबी उन दोनों को देख करके मुस्कुरा रहा होता है और अपने मन में कहता है, पापा मम्मा आप दोनों की जोड़ी ऐसे ही बनी रहे, बाकी सारे काम मुझ पे छोड़ दीजिए। और ये बोल करके उन दोनों को देख रहा होता है। तो लोटस प्रिंस का सीजन 2 यहीं पे एंड होता है। अब हम फिर कभी जानेंगे कि उस एम्बेसी बैरियर का क्या होगा और वो बेबी को देखकर ऐसे क्यों देख रहा था। तो जानने के लिए बने रहे आरजे पूजा के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।